औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम है ख़बर की ख़बर। मैं हूँ आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाजरीन, वक्त गुजर रहा है और अब ऑनरेबल जजेस जो हैं वो भी ऑनरेबल कोर्ट्स के ख़िलाफ़ जो है वो बयान दाग रहे हैं। आज न्यूयॉर्क बार से जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने ख़िताब किया है और अदालती निज़ाम पर वो खूब गरजे बरसे हैं, जबकि उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जब भी मार्शल लॉ का ख़तरा हो तब तब अदालतें खुली रहें। 3 शख्सियात का जिक्र किया, 2 शख्सियात को हदफ तनकीद बनाया, जबकि एक शख्सियत की हिमायत में भी उन्होंने बयान दिया है। जबकि जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने यह भी कहा है कि जब जनरल ज़ियाउल हक़ ने मुंतखब वज़ीर आज़म को निकाल कर फेंका, काश अदालतें खुली होती, और जब आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उस टाइम के मुंतखब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को निकाल बाहर फेंका, तो मेरी ख्वाहिश थी कि काश तब भी अदालतें खुली होती। ये तो हो गया एक मामला। जबकि दूसरी जानिब आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत। जबकि वफाकी काबीना के इजलास में कहीं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का कोई जिक्र नहीं था और ना ही PTI पर पाबंदी लगाने के मामला जो है वो ज़ेर गौर आया है। इससे वाज़े पता चलता है और ये साबित भी होता है और ये क़ुरा भी खुलता है कि कहीं ना कहीं हुकूमत अपने मौक़िफ़ और अपने बयानिए से पीछे हट रही है। इन ही अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे, बहस करेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के तर्जुमान भी हैं, जुल्फ़िकार अली बदर साहब। आपको शो में वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने न्यूयॉर्क बार से ख़िताब किया है और वो बयान भी आपकी नज़रों से गुजरा होगा। 3 शख्सियात का उन्होंने ज़िक्र किया है। सबसे पहले जनरल ज़िया का उन्होंने ज़िक्र किया है, फिर परवेज़ मुशर्रफ का ज़िक्र किया, फिर बानी PTI का ज़िक्र किया और कहा कि जब जब मुंतखब वज़ीर आज़म को बाहर निकाल कर फेंका जा रहा था, उनकी कुर्सी से उठा कर फेंका जा रहा था, मेरी ख्वाहिश थी कि काश तब अदालतें खुली होती। सर, किस पैराए में देखते हैं आप इस बयान को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि बड़ा जबरदस्त बयान है और ये एक सेंसिबल बयान है और बड़े अरसे बाद जाके ये किसी जज ने ये इस तरह की बात सोची। और देखिए, हर बंदे का कोई ना कोई बायस, कोई ना कोई पॉलिटिकल टेंट होता है और इसमें आप ये नहीं कह सकते। जजेस आर ह्यूमन, सबकी लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं, लेकिन ये जो बयान है ना, ये बयान हकीकत पे मबनी बयान है और इस बयान को आप इस तनाजर से देखें कि ये जो आज बात की गई है, काश ये बात पहले की गई होती। यही जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने या इस तरह के बहुत सारे ऑनरेबल जजेस जो बैठे हैं जो कि बात आज कर रहे हैं, ये बातें पहले की गई होती ताकि ये इंसिडेंट्स ना होते। और ये बड़ा जरूरी है कि यहाँ पे अब जजेस के अंदर भी ये रुझान आ रहा है कि वो अपनी गलतियों को तस्लीम कर रहे हैं और ये बड़े दिल का मुजाहिरा है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की बात को एक्नॉलेज कर लेना, इस तरह की बात को जिक्र कर लेना। बिकॉज पाकिस्तान की हिस्ट्री, अगर जुडिशियल हिस्ट्री उठा के देखें तो ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जस्टिस मुनीर ने जब पहली दफा मार्शल लॉ को इंडोर्स किया था और वो सारा मामला किया, उसके बाद फिर हर मार्शल लॉ को इंडोर्स किया गया और उसके बाद 200 केस है, नुसरत भुट्टो केस है, जफर अली शाह केस है। तो इस तरह के तमाम जो केस है, उन तमाम की रियलिटी के ऊपर जजेस को बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी या पॉलिटिकल इम्पैक्ट के अंदर जुडिशियल का, लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटिकल टिल्ट नहीं होना चाहिए। दिस शुड बी द कोर्ट्स ऑफ लॉ, नॉट शुड बी द कोर्ट ऑफ जस्टिस। आप जस्टिस दें, लेकिन जो कानून कहता है, जो आइन कहता है, जो लॉ कहता है, उसकी बेस के ऊपर दें। ये नहीं होना चाहिए कि अमीर के लिए कानून और होना चाहिए, गरीब के लिए और होना चाहिए, ताकतवर के लिए और होना चाहिए, गरीब के लिए और होना चाहिए, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के लिए और होना चाहिए, मुस्लिम लीग के लिए रहनुमाओं के लिए और होना चाहिए और PTI के रहनुमाओं के लिए और होना चाहिए। सर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस में आपको 4 से 5 दिहाइयों के दरमियान जो है वो अब जाके इंसाफ मिला है, तो सर ऐसे निज़ाम इंसाफ से क्या तवक्कुआत रखनी? हम तो देखिए, वी आर पॉजिटिव पीपल, हम तो डालते हैं, हमारे खिलाफ भी फैसला करती है, तो हम तो पॉजिटिव सोच ही रखते हैं। बिल्कुल सर, माजी हमारी देखिए, हमारी सिर्फ जो मैं बात करने लगा
हमारी यही तवक्कुआत है कि फ्री जस्टिस एंड जस्टिस फॉर ऑल होना चाहिए, मियारी और जल्द इंसाफ होना चाहिए। गरीब, ताकतवर, कमजोर और बड़े आदमी के लिए, तमाम लोगों के लिए ये जो कानून है, आइन है और इंसाफ है, ये सब एक बराबर होना चाहिए। जो जिसको इंसाफ मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए, जो कानून के कटहरे में आना चाहिए आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे पसंद नापसंद के ऊपर आइन और कानून चले। आज तक तो ऐसा ही होता है। आज तक हमने तो ये देखा है। मेरे वालिद का केस था सुप्रीम कोर्ट में, तो लोगों को बेल मिलती थी, उन्होंने कहा 1 महीने में ट्रायल कंप्लीट करो, अगर ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा ठीक है, नहीं होगा तो फिर बेल दे दे। यार ये तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। जिधर उनसे पहले तमाम लोगों को अगर बेल मिली है तो उनको भी मिलनी चाहिए थी। 1 महीने का ट्रायल का क्या चक्कर है? और किसी ताकतवर और अपनी मर्जी की शख्सियत के लिए नैब का कानून ये कहता है कि उनको आप बुलाते थे, उनसे पूछते थे और फिर उनको छोड़ देते थे। यहाँ पे जब कुछ नहीं निकलता, 2-2 साल आप नैब 139 टाइम्स बुलाते हैं और जब चीजें कुछ नहीं निकलती तो फिर आप कहते हैं आप बेनजीर भुट्टो साहबा को छोड़े और मुशर्रफ को ज्वाइन कर, अगर नहीं करेंगे तो आप गिरफ्तार। अच्छा जुल्फिकार साहब, ये नैब बना ही क्यों गया कि जब इसके किरदार के ऊपर इतनी उंगलियां उठ रही हैं, क्या ऐसे इदारे को खत्म नहीं कर देना चाहिए था? देखिए नैब जो है ना, नैब बेसिकली ये 97 में ये साफ ब्यूरो होता था। ये ब्यूरो फिर इसी ब्यूरो के अंदर जो केसेस बने थे, लोगों की फाइलें बनी थी, उसको 2002 में नैब ऑर्डिनेंस के तहत उसी ब्यूरो को टेक ओवर कर लिया और नैब ऑर्डिनेंस लेके आया गया और फिर लोगों की पॉलिटिकल एफिलिएशंस को चेंज करने के लिए मोस्टली ये कानून किया गया, क्योंकि लोगों की, किसी ने लोन लिया हुआ था, किसी ने कुछ किया हुआ था, लोगों की वो फाइलें खुली हुई थी, लोगों को बुलाते थे, डराते थे, धमकाते थे और उनको कहते थे कि आप जो है क्या नाम है पार्टी एफिलिएशन चेंज करें, वरना फिर लोगों इतने सालों बाद लोगों के लिए मुश्किल होता था जेल में गुजारा। आपका कहना यह है कि सियासी इंतकामी इदारा है? ज्यादातर देखिए इस मुल्क में चेक एंड बैलेंस का और करप्शन के अगेंस्ट इदारे होने चाहिए, लेकिन इस इदारे का होना भी जरूरी था। लेकिन इस इदारे को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया और फिर इस इदारे के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर मेजॉरिटी लोग करप्ट हो गए कि वो कारोबारी और बाकी लोगों को पकड़ते थे जिन्होंने करप्शन की होती थी और उन्हीं से फिर पैसे लेके उनको बरी कर देते थे या उनको कोर्ट से रिलीफ दिलवा देते थे। तो ये तो इदारा खुद ही करप्ट हो गया। सर तो आपने जब करप्शन के खिलाफ जंग करनी है, सर प्ली बार्गेन भी तो होता था। ये क्या प्ली बार्गेन? तो यार करप्शन का हिस्सा ही है ना कि जो प्ली बार्गेन करता था उसको एक परसेंटेज दे दी जाती थी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और उसके रिलेटेड टीम को कि जो इनकम आएगी उसकी इतनी परसेंटेज आपको मिलेगी। भाई ये कहाँ का इंसाफ है, कानून है कि हुकूमत पाकिस्तान की जेब से पैसा गया और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और उसकी टीम के जितने लोग हैं वो उसका फायदा उठाए? ऐसा थोड़ी होना चाहिए। अच्छा जुल्फिकार साहब, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि मेरी बेगम, मेरी अहलिया जिनका सियासत से कोई ताल्लुक भी नहीं है, उनके खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर हमला किया गया है। तो सर माजी में क्या ऐसी कोई रिवायत मिलती है? देखिए बात यह है कि एक बड़ी क्लियर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खास तौर पे मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को याद करूंगा। ऐसी लीडर आज तक पाकिस्तान में आई ही नहीं। भुट्टो साहब को याद करूंगा, क्या कैरेक्टर वाले लीडर थे, क्या कैरेक्टर वाले लोग थे। वो कहते थे ना कभी किसी की फैमिलीज पे, ना औरतों पे, ना बच्चों पे हमने सियासत कभी नहीं करनी। अब मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अगर आपका इख्तिलाफ राय किसी से हो सकता है, उसके साथ आपकी कोई जाती दुश्मनी थोड़ी है। अगर हमारा कोई किसी पॉइंट के ऊपर किसी से कॉन्फ्लिक्ट है या कोई हम डिसएग्रीमेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दें और इस तरह करना शुरू कर दें। यहाँ पे इस तरह के मामलात हो रहे हैं और ये अच्छी चीजें नहीं है। हम कभी भी उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी ऐसे मामलात को इंडोर्स नहीं करेंगे कि किसी की बेगम को, किसी की फैमिली के, किसी के बच्चों को, किसी की जाती जिंदगी के ऊपर, लोगों की जाती जिंदगी है। अब देखे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, ये खान साहब की जाती जिंदगी के अंदर क्या कुछ नहीं था, क्या रंगीनियां नहीं थी, तो
उन्होंने कहा यार जातियात के ऊपर हमने कभी सियासत नहीं करती। बिल्कुल। अगर खान की जिंदगी अपनी है, अगर वो कोई अच्छा काम करता है या जो भी करता है तो वो उसकी अपनी जिंदगी है। हमने वी आर नॉट देयर टू कमेंट ऑन हिज पर्सनल लाइफ। सर तो ये कैरेक्टर तो फिर लीडरशिप का ये होता है ना कि जब आप किसी लीडर को अच्छा लगे या इख्तिलाफ राय भी हो तो आप उसकी जात के ऊपर फिर कोई बात नहीं करते। आप उसको कहते कि जाती जिंदगी में आप करें, लेकिन जाती जिंदगी क्या, जब लोग सियासी जिंदगी में आ जाते हैं तो फिर आपकी जाती जिंदगी नहीं रहती, फिर आपकी पब्लिक लाइफ होती है, सोशल लाइफ खत्म हो जाती है। फिर सर आप तारीख आवाम के पन्ने ये भी आवाम बताते के- हैं कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जेल में थे तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब उनके लिए खाना वगैरह या उनसे मुलाकात के लिए जाती थी तो जेल में अच्छा सलूक नहीं होता था सर। यार ये तो अनफॉर्चुनेट मामलात है। मैं आपको बताऊं, ये तो जितने भी लोग हैं, जितना भी मामला है, ये सिर्फ उस दौर में नहीं, ये उसके बाद भी बीबी शहीद के साथ ज्यादती की गई। आप उनको कई कई घंटे जेल के बाहर रोकते थे, खड़ा रखते थे। फिर बीबी जब आसिफ अली जरदारी साहब को जाती थी मिलने अपने बच्चों को लेके, कई कई घंटे इंतजार करवाते थे बिल्कुल गेट ऐसे पे ही। खड़े करके। सर खाना तो भी नहीं पहुंचाया ये- जाता था। खाना तो फिर आपको पता ही है, तो फिर जेल वालों के टैक्टिक्स होते हैं। आज भी जेल देख ले कि आप बगैर पैसे के मामलात नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है सर। जेल का एक बहुत बड़ा माफिया है। सर 2000 रुपए दे तो माफी- 1800 रुपए या 1700 रुपए पहुंचते हैं। अब वो चीज ये कि ऐसे ही है, ये भी उनकी मेहरबानी है। 200 रुपया या 300 रुपया रख के मेरे हिसाब में तो इससे भी ज्यादा पैसे ले लेते हैं। बिल्कुल सर ऐसे ही है। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, क्या ये रिवायत नहीं कायम होनी चाहिए कि जैसे एक दानिश्वर हैं, एक शायर हैं, उनको बहुत ज़्यादा सुना जाता है, तहज़ीब हाफ़ी, उनका एक शेर है कि मैं दुश्मनों से अगर जंग जीत भी जाऊं तो उनकी औरतें कैदी नहीं बनाऊंगा। तो सर ये मिसाल कब कायम होगी इस मुमलिकत खुदादात पर? क्योंकि सर दुश्मनी मर्दों के दरमियान होती है और उसका अजाला जो है उस घराने की औरतें, बहन, बेटियां, माएँ भी भुगतती हैं। बिल्कुल, मैं तो इत्तेफाक करूंगा कि दुश्मनी जो होती है वो सियासी दुश्मनी होती है, और उसमें जब आप फैमिली इन्वॉल्व होती है तो फैमिलीज को आप निशाना नहीं बनाते, आप फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अंदर। लेकिन यहाँ पे फिर आपको पता है माइट इज राइट, तो यहाँ पे तो फिर चलता है। जब आ जाते हैं तो फिर सबको पकड़ते हैं। मेरी दादी को, मेरी फूफी को और मेरे ताए चाचों को मेरे वालिद जब घर पे नहीं मिलते थे उठा के ले जाते थे, जेलों में रखते थे हफ्ता 10-10 दिन। मेरी दादी ने जेल गुजारी, मेरी फूफो ने जेल गुजारी। बिल्कुल सर, किसकी वक्त की बात सितम करें? ज़रीफ़ी है। किसकी बात करें जिनका मेरे ताया चाचों का पॉलिटिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, उनको उठा के ले जाते थे, रखते थे। तो बात कहने की ये है कि ये तो लोग आज देख रहे हैं। ये तो मैं अपनी पैदाइश से पहले की बात बता रहा हूँ कि ये तो 70s के अंदर ये मामलात होते थे, चीजें होती थी। और जब हमें पता चलता था हम कहते थे ये कैसे होता है? उन्होंने कहा होता, पुलिस आती थी उठा के सारे घर वालों को ले जाती थी। बल्कि बाज दफा तो ऐसा होता था हम सायों को भी पकड़ के साथ ले जाते थे कि तुम्हारे पास कोई इंफॉर्मेशन होगी। सर ये तमाम तर जुल्म और मजालिम की जो कड़ियाँ हैं, क्या समझते हैं, क्या आमिराना दौर से जाके जुड़ती हैं? ये जो जुल्म का सिलसिला जो शुरू हुआ, आमराना, देखिए आमराना दौर जो है ना, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये जो हुआ है, ये देखिए एक चीज थोड़ा सा हमें ना क्लैरिटी रखने की जरूरत है। यहाँ पे दो चीजें हैं। एक ये चीज है कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हो लेकिन आप मुल्क दुश्मनी ना कर रहे हो। आपकी लीडरान अपने मुल्क की खातिर जाने दे दें लेकिन मुल्क के खिलाफ कभी आवाज ना उठाएं। बेशक मुल्क की जो तनसीबात है, एसेट्स है, उसके ऊपर कभी हमला ना करें। यहाँ पे अब थोड़ा सा हमें इसको फर्क डालना है। मार्शल लॉ दौर में पीपल्स पार्टी ने जब मारे खाई हैं तमाम मार्शल लॉ के अंदर, तो उस टाइम पे उनके लीडर जेलों में भी जाते थे, कोड़े भी पड़ते थे, जेलें भी काटते थे। घर लेकिन सर वालों के ऊपर वफादारियां नहीं तब्दील होती थी तब। वफादारियां भी नहीं तब्दील होती थी, और सिर्फ एक शख्स के खिलाफ होते थे, कभी इदारे के खिलाफ नहीं होते थे। वो आमर के खिलाफ गुफ्तगू होती थी, कभी इदारे के खिलाफ गुफ्तगू नहीं होती थी। वो अलग बात है कि पूरा इदारा ही उस आमर के हक में मामला चला रहा होता था। लेकिन
चीज कहने की ये है कि आप इस दफा एक नई मिसाल हुई है टाइम, वो ऐसी गलत मिसाल है, इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि आपके अपने मुल्क के अंदर मुल्क की तनसीबात, फौजी सरकारी तनसीबात पे हमला किया गया है और वो फैमिली में, औरतों ने, बच्चों ने, सबने मिलके आप देखेंगे कैसी ऐसी नफरत का बीज बोया कि आप खवातीन को भी जाके कह रहे हैं और खवातीन को भी उस टाइम एहसास नहीं हो रहा, जब अकल के ऊपर पर्दा पड़ जाए नहीं पता चलता। सर बहुत बड़ी खलीज पैदा हो गई है। सितम जरीफी है कि उन खवातीन को भी आपने उनका भी माइंड कैप्चर करके उनको आपने इस रास्ते पे डाल दिया जहां पे वो अपने ही मुल्क के अंदर अपने ही मुल्क को फतह करने चले थे। अच्छा जुल्फिकार साहब, बानी पीटीआई ने जीएचक्यू के सामने एहतजाज की कॉल देने का एतराफ कर लिया है, अब हुकूमत को इसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए? हुकूमत केस बनाए, उनके ऊपर बातचीत करे। ये तो 9 मई के जो वाकयात हैं उसके ऊपर हमने उनके बयान के बाद उनकी सर पीछे कुछ नहीं बचता इस बयान के बाद। देखिए उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दी है, उन्होंने वो जो डिनाइल के फेज से गुजरे थे, खत्म हो गई बात। उन्होंने बता दिया कि मैंने उनको कहा था पुरअमन, वो ये पुरअमन हुआ होना या ना होना ये बात की बात है। इस बात की एक्सेप्टेंस आ गई कि उन्होंने कहा था कि आप जाके एहतजाज करें जीएचक्यू के बाद। तो इसी तरह उस टाइम पे जितने लोगों को उन्होंने मैसेज कन्वे किया, जितने लोग इन्वॉल्व थे, उन सब ने भी जो है इन्वॉल्वमेंट शो की हुई और वो कोई कोर कमांडर के घर के बाहर गया, कोई किसी बेस के बाहर गया, कोई जीएचक्यू के बाहर गया, कोई पीटीवी को, रेडियो पाकिस्तान को किसी जगह गया, कोई किसी जगह गया। वो सारे लोगों को अपने लीडर के कहने पे ही वो सारे लोग गए और उन्होंने जाके फिर अटैक किया और अपने लीडर की मोहब्बत में की है। लेकिन वो मोहब्बत तो लीडर की थी, लेकिन मुल्क के खिलाफ तो वो दुश्मनी थी। सर सॉवरेनिटी से बढ़ के और मुल्क की सालमियत से बढ़ के, हुब्बुल वतनी से बढ़कर तो मेरे हिसाब से कोई मोहब्बत नहीं हो सकती। आप क्या राय रखते हैं इस पर? बात ही यही है, ये मुल्क है तो हम है, ये मुल्क है तो सियासत है, ये मुल्क है तो लीडर है, ये मुल्क है तो सियासी जमात, सियासी पार्टी है, सियासी पार्टीज है, ये मुल्क है तो हम आगे चलेंगे, कारोबार है। ये मुल्क ही नहीं तो हमारा तो वजूद ही कुछ नहीं, हमारी तो पहचान ही कुछ नहीं। इस मुल्क के बगैर तो कुछ नहीं। ये मुल्क है तो उसी ने हमें पहचान दी है। इस मुल्क के साथ ही बहारें हैं। ये छोटा है, बड़ा है, गर्म है, सर्द है, जैसा भी है, ये मुल्क हमारी पहचान है। हमें इसको सिक्योर करना है, इसको बचाना है, आने वाली नस्लों के लिए कुछ करके जाना है। मैं समझता हूँ ये जो हमारे से पहली जनरेशन है ये फेल हो गई है, ये नहीं डिलीवर कर सकी आज तक। इनके पास कॉम्पिटेंसी तो एक आधा था भी, ये सारे गुफ्तगू के खिलाड़ी हैं। ये चाहे बैठे हुए वकील हैं, जजेस हैं, जर्नैल हैं, या जो लोग भी हैं जो हमारे से पहली की जनरेशन है, दे हैव फेल्ड, बुरे तरीके से फेल हो गई हैं। नहीं डिलीवर कर सके ये सियासतदान, ये तमाम लोग, क्योंकि इन्होंने मुल्क के अंदर बेहतरी नहीं लेके आए। आप देखें, कंपैरेटिव स्टडी करें, आपके बाद जो मुल्क चाइना, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिर वियतनाम, चाइना, इन तमाम मुल्कों की आप इकोनॉमिक ग्रोथ देख लें, इन मुल्कों की सोशल ग्रोथ देख लें, इन मुल्कों का एजुकेशनल देखें कि किस तरह इन्होंने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के अंदर ग्रो किया। इन्होंने अपने मुल्क को ऑर्गेनाइज किया, अपनी सोसाइटीज को ऑर्गेनाइज किया। हमें क्या प्रॉब्लम थी? हम भी कर सकते थे, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास यूथ है। 67% ऑफ द यूथ इज अंडर द एज ऑफ 40। हम क्यों नहीं उनको ऑर्गेनाइज करते? क्यों हम देखते हैं बाहर? आज तक की हुकूमतें, माजी की तमाम हुकूमतों समेत फेल हो गई है कि आप टैक्स कलेक्शन नहीं कर सके, पाकिस्तान के अंदर से टैक्स चोरी नहीं रोक सके, अमीर तर होता गया, गरीब तर होता गया है। और यहाँ पे आप नई सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस ला सके, नई सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी ला सके, नई सिस्टम ऑफ ट्रांसपेरेंसी ला सके। हुकूमतों में जो आता है मजे करता है, हुकूमतों में जो आता है और डिलीवर भी नहीं करते। डिलीवरी का मुकाबला होना चाहिए। बिलावल साहब कितनी दफा कह चुके हैं कि आप परफॉर्मेंस पे मुकाबला करें, आप इश्यूज पे मुकाबला करें। आप देखें कि सूबों के अंदर हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर कैसे एक दूसरे के ऊपर मुकाबला करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लोगों की बेहतरी के लिए मुकाबला करें।
कि बेहतर रेट कौन देता है, स्लैश डाउन कौन करता है, रोटी काम कौन करता है, बाकी चीजें कौन करता है। ये टिकटॉक और ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इसके ऊपर सियासत की दुकानदारियां नहीं चलती। ये सियासत जो है ग्राउंड रियलिटी के साथ जुड़ी हुई है। जब तक आप सर ग्राउंड सात के लोगों के समंदर पास नहीं पार जाएंगे। पीआर एजेंसीज को पैसे दिए जाते हैं कि हमने एक फला शख्स को जो है बामे उरूज पर लाना है, अब आप टैक्टिक्स इस्तेमाल करें डिजिटल मीडिया पे। तो सर आप क्या कहते हैं, क्या अब सोशल मीडिया के जरिए हुकूमतें आएंगी? देखिए, इससे फर्क जरूर पड़ता है, मैं ये नहीं कहता। सर ये तो रोल माइंड प्ले कैप्चर करता किया है। जाता है माइंड- उनका, हाँ, बिल्कुल, उनका मैं कि इसी तरफ आ रहा जो था। सियासी बोन है। वक्ती तौर पे आप माइंड कैप्चर कर लेते हैं, वक्ती तौर पे लोगों को जो है, जो आप दिखाना चाहते हैं, यू क्रिएट द ग्राउंड रियलिटी परसेप्शन, और आप लोगों को कहते हैं आप ये करो, और लोग कर देते हैं। सही। पर इफ दोज पीपल और दोज ग्रुप्स और दोज पर्सनैलिटीज डज नॉट हैव दैट कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी, तो वो फेल हो जाते हैं, वो डिलीवर नहीं कर पाते, परफॉर्म नहीं कर पाते, बुरे तरीके से फेल हो जाते हैं। यही प्रॉब्लम है। अच्छा सर, मईशत का निज़ाम दरहम बरहम है और सियासी तौर पर भी तमाम ही जमातें जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाई देती, वो एक बयानी के साथ नहीं खड़ी होती। सर क्या समझते हैं इस वक्त मुल्क में ग्रैंड डायलॉग्स की ज़रूरत है? आपको महसूस होती है इस वक्त ग्रैंड डायलॉग्स की ज़रूरत? देखिए, ग्रैंड एजेंडा बनना चाहिए पहले, फिर ग्रैंड डायलॉग करें। उस एजेंडे को बनाने के लिए मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, 5, 10, 25, 50, 100, 200 ईयर प्लान होने चाहिए। पॉलिसी बनाए, सेक्टर वाइज बनाए, तमाम स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल फोर्सेस, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, सबको बुलाए, बिठाए कि इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। मत जाने दे किसी को घर, अगले 5, 7, 10 दिन बंद कर दे, हॉल बंद कर दे, कमरा, कि कोई घर नहीं जाएगा, यहाँ पे चीजों को फाइनलाइज करोगे तो फिर निकलोगे। सर जब आप ये कर देंगे। सर मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है? आज आपके एक अहम रहनुमा हैं, गुज़िश्ता अदवार में तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे, अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हैं, नदीम अफजल साहब। उनका कहना है कि मखसूस नशिस्तों पर हमारा हक नहीं है और जिनका हक है उनको मिलनी चाहिए। देखिए, बात ये है कि ये जो मखसूस नशिस्तें आई है ना, पीपल्स पार्टी ने तो मांगी नहीं थी। ये जो रिजर्व सीट्स है, सर मांगी तो पीटीआई ने भी नहीं थी। अच्छा नहीं, मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दूंगा, जी इस पे थोड़ी सी आप अवाम को भी इस पे एनलाइटन करें और आप भी थोड़ा सा समझें। इसका एक प्रोसेस होता है। इसका प्रोसेस ये होता है कि जिस टाइम पे इलेक्शन का स्केड्यूल आता है तो उस टाइम पे आपको कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी एक रिजर्व सीट की लिस्ट जो है हर सूबे से और नेशनल असेंबली के अंदर वो आप जमा करवाएं और उन लोगों को कहें कि आप नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दें। उस टाइम पे वो नॉमिनेशन पेपर फाइल हो जाते हैं और फिर आपकी जितनी सीटें आए उस हिसाब से, उसी तनासब से आपको सीटें, रिजर्व सीट दे दी जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो पीपल्स पार्टी का जितना वोट मिला था, जितनी सीटें थी, उस हिसाब से पीपल्स पार्टी को भी सीटें मिल गई और पीएमएलएन को मिल गई, जो और दीगर जिस जमात का था मिल गया। हाँ, प्रॉब्लम रह गई कि ये जो आजाद लोग जीत के आए थे उनकी सीटें किसको जानी थी? उनकी सीटें तो अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में होते तो जाते, क्योंकि आजाद लोगों की तो सीटें होती नहीं रिजर्व सीट। उनको 3 दिन के अंदर कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी थी। सही। और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन तभी हो सकती है कि कोई पार्टी एग्जिस्ट करती हो और उसने अपना रिजर्व सीट की नॉमिनेशन जमा कराई हो, लिस्ट दी हो और फिर वो उसके अंदर जाके बैठे उस पार्टी के अंदर और आप फिर उसको इनकैश कर लें। ठीक है, कानून तो ये कहता है। हाँ, लेकिन सर गालिबन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी जो है वो फॉर्म जमा नहीं करवाए थे मखसूस नशिस्तों के। अब गालिबन की बात तो यहाँ पे आती नहीं भाई, ये तो मैंने आपको कहा आईन और कानून की बात है। यहाँ पे देयर इज नो इफ एंड बट। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो के पास ना तो कोई लिस्ट थी, ना कोई लोग थे जो रिजर्व सीट की हो। इसी तरह पीटीआई ने भी जो प्रॉब्लम आई, उनके पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं हुए थे, जिसकी वजह से
वो दोबारा से रजिस्टर रिन्यू नहीं हो सकी। उसकी वजह से उन्होंने नई निशान भी नहीं दिया और सारा मामला किया। इसका उनको चाहिए था, ये 2002 में पीपल्स पार्टी के साथ ये मामला हुआ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन्होंने रजिस्टर नहीं होने दिया, लेकिन हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से पार्टी बनाई। वही निशान मिला, उसी पे नॉमिनेशन पेपर जमा कराए, उसी पे लिस्टें दी और उसी पे हमें रिजर्व सीट्स मिल गई थी। ठीक है, बात ये होती है पॉलिटिकल पार्टीज की ट्रेनिंग होती है, उनकी तैयारी होती है, उनकी प्रेपरेशन होती है, उनके पास एक्सपीरियंस लोग होते हैं। इतनी पार्टी चल रही थी, हुकूमत में भी रही, मामला भी किए, 2013 से ऑनवर्ड ये इलेक्शन लड़े, खान साहब 97 से लड़े। भाई कहां पे गई आपकी कॉम्पिटेंसी, कहां पे गई आपकी कैपेबिलिटी, कहां पे गया आपका एक्सपीरियंस, कहां पे गई आपकी तैयारी? क्या आप एक पार्टी छोड़ के अपनी पार्टी को आपने जीरो कर दिया? चलो कर दिया, कोई बात नहीं। अब सुन्नी ताज काउंसिल में गए, पार्टी भी उसमें गए जिसने आगे से कुछ नहीं किया हुआ था, और आज आके आप सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। और मार्केट में जो है आम आवाम सुप्रीम कोर्ट को भी पूछ रही है कि भाई आप आईन और कानून से हट के बालातर होके ये कैसे कर सकते हैं। लेकिन हम तो सीट मांग ही नहीं रहे थे, इन सीटों के बगैर हुकूमत बनी। ये पीपल्स पार्टी ने जब सपोर्ट किया पीएमएल की गवर्नमेंट को, तो ये सीटें तो काउंट ही नहीं हो रही थी। ये तो उसके बाद जाके, हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अगर कोई पार्टी कोई वो सीट नहीं ले सकी तो वो दे दी, पार्टीज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये समझता है कि ये इन पार्टीज को जो सीट नहीं है ये नहीं देनी चाहिए थी, ये जिस पार्टी की है और उसने अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूरा किया हुआ उनको मिलनी चाहिए तो दे दे, हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रोसेस तो फॉलो होना चाहिए ना। हमारे जो लोग अब बने हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है कि ये क्या फैसला आपने किया है। ठीक है जुल्फिकार अली बदर साहब, ठीक है जुल्फिकार अली बदर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया प्रोग्राम खबर के खबर को। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, जहां मुल्क की सियासत की बात हो रही थी, वहीं शहर कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। ये तो एक मामला हो गया, जबकि दूसरी जानिब बिजली के भारी भरकम बिल जो हैं उसने आवाम का जीना दो भर किया हुआ है। MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली नजम मिर्ज़ा साहब ने इस हवाले से करारदाद जमा करवाई है, और बहुत शुक्रिया नजम मिर्ज़ा साहब। सबसे पहले तो आपने प्रोग्राम खबर की खबर के लिए वक्त निकाला। नजम मिर्ज़ा साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद करेंगे। करारदाद के मतन के बारे में ज़रा सा बताइएगा। ये करारदाद जो है के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आज जो जमा करवाई गई है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये करारदाद जो है के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नहीं जमा कराई गई, ये उन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो पाकिस्तान में बिजली पैदा कर रहे हैं उनके खिलाफ जमा कराई गई है, और उनके खिलाफ भी उनके कैपेसिटी चार्जेस जो पिछली हुकूमतों के दौरान ये मुआहदे हुए हैं, जिसमें ये इन मुआहदों में कहा गया है कि आप जो पावर प्रोड्यूसर हैं वो बिजली पैदा जो जिन मेगावाट का वो पावर प्लांट लगा रहे हैं और वो जो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके अपनी उस क्वांटिटी की बुनियाद पे उनको कैपेसिटी चार्जेस की पेमेंट की जा रही है, जो सरासर नाइंसाफी है। और पाकिस्तान की आवाम हो या सनतकार हो, वो ये बिजली जो 8.5 रुपए जिसकी कॉस्ट नेपरा बताती है वो 60 रुपए तक खरीदने पे मजबूर है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम की एक तो जिंदगी, उनकी मईशत और हमारे बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। तो हमने इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मुस्तफा कमाल साहब ने 15 दिन में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मसले को हाईलाइट किया है, और ये अब जबान बदेआम हो गया है मसला, और पाकिस्तान के तमाम कारोबारी इदारे और ट्रेड एसोसिएशन अब इस मामले में हमारे साथ मुंसलिक हो गई हैं, और इसी सिलसिले में आज हमने करारदाद से निजामती में जमा कराई है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि ये जो बिजली के भारी भरकम बिल हैं और गैर एलानिया लोड शेडिंग है, एक तो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, उसके बावजूद सर बिल दे दिया जाता है, कागज़ का पन्ना, लाखों का बिल होता है। सर ये बताएं कि लोअर क्लास और मिडिल क्लास जो है वो कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेगा?
इसी सिलसिले में ये हमने ये तो आपने पहले लोड शेडिंग की बात की है। देखिए लोड शेडिंग जो हमारे मुल्क में जारी है, ये इसका मसला ये नहीं कि हमारे मुल्क में बिजली की कमी है। बिजली हम जरूरत से ज्यादा पैदा कर रहे हैं, लेकिन एक मसला उसकी ट्रांसमिशन का है और दूसरा कैपेसिटी चार्जेस का है। और जो अवाम को भारी भरकम बिल मौसूल हो रहे हैं, जो उनको देने की सकत भी नहीं है, वो भी इसी सिलसिले में है। जब तक इस मुल्क में ये कैपेसिटी चार्जेस खत्म नहीं होंगे, हुकूमत ये मुआहदों पर नजरसानी नहीं करेगी, जब तक जो है वो लोगों के इस भारी कम जो बिल आ रहे हैं उनसे निजात नहीं। अच्छा नजम मिर्ज़ा साहब, एमक्यूएम हुकूमत का हिस्सा है और उसके बावजूद भी जो है कोई ख़ास एमक्यूएम को इस वफाकी कैबिनेट में, कोई वफाकी काबीना में कोई ख़ास शेयर नहीं मिल सका, एक वजारत है। तो सर क्या समझते हैं इस वक्त जो वफाकी वज़ीर तवानाई हैं उनको इस हवाले से क्या एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अब तो एमक्यूएम ने भी ये मामला उठाना शुरू कर दिया है। देखिए इसमें वज़ीर आज़म साहब और जो हमारे पावर के मिनिस्टर हैं अवैस लगारी साहब, उनको फिलफौर एक तो जो लोकल आईपीपीज हैं, जो हमारे 80% है पावर जनरेशन का, जो ओन करते हैं पावर प्लांट्स, उनको तो बुला के एक सिंगल ऑर्डर के तहत ये कहना चाहिए कि उस माहदे को रीस्ट्रक्चर करना चाहिए और उनको ये कैपेसिटी चार्जेस के मद में पेमेंट्स जो है नहीं करनी चाहिए। बाकी 20% जो फॉरेन हमारे इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे पावर प्लांट्स लगाए हैं, उनको वज़ीर आज़म साहब को उन मालिक का विजिट करना चाहिए और उनके जो सदर ममलिकत हैं, उन ममालिक के और आला उहदेदार हैं, उनसे बात करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि पाकिस्तान इस दलदल में फंस चुका है पिछले इन मुआहिदों की वजह से। तो इस पे नजरसानी करनी चाहिए हुकूमत को और वज़ीर आज़म साहब को इसमें रोल प्ले करना चाहिए कि दूसरे ममालिक जो बेसिकली हमारे ज्यादातर 17,000 मेगावाट है वो चाइनीज जो इन्वेस्टर्स हैं वो ओन करते हैं। तो वज़ीर आज़म साहब को चाइना विजिट करना चाहिए और वज़ीर आज़म चाइना से बात करनी चाहिए कि इस मुआहिदे को रीस्ट्रक्चर करवाएं। अच्छा सर, इस हवाले से क्या कोई अब तक एमक्यूएम ने आदत शुमार वगैरह जारी किए हैं? कितने सनतकार जो हैं अपनी सनतें यहाँ से बंद करके दूसरे शहर या दूसरे मुल्क शिफ्ट हो गए हैं? देखिए आप अगर कुरंगी की आप मिसाल ले लें, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को, और आप उनके चेयरमैन जौहर कंधारी साहब का कल एक टीवी पे बयान देख लें, तो वो खाली अपने सेक्टर में बता रहे हैं कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में 300 सनतें जो है ना वो बंद हो गई। और ठीक है ना, या वो जो है और बाकी इंडस्ट्रीज ने अपनी शिफ्ट कम कर दी हैं, अपने जो है वो अगर उनके 8 यूनिट हैं तो उन्होंने 4 यूनिट चला रहे हैं। तो ये एक सेक्टर इंडस्ट्रियल एरिया की सिचुएशन है, तो आप पूरे पाकिस्तान में ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हाल हो चुका होगा। और इस मसले से जहां ये फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं वहां बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है। जाहिर बात है कि जब आप फैक्ट्रीज और शिफ्ट बंद होंगी तो इस मुल्क में बेरोजगारी कहां तक पहुंच जाएगी, तो पहले ही बेरोजगारी में इतना आ गई। सर के इलेक्ट्रिक के टैरिफ का ऐलान करने के हवाले से क्या चेयरमैन नेपरा ने कोई मस्बत जवाब दिया है कि हम इस महीने तक, या कोई टाइम पीरियड उन्होंने बताया कि हम टैरिफ का ऐलान कर देंगे के इलेक्ट्रिक के? देखिए आज मुस्तफा कमाल साहब की क़यादत में एमक्यूएम पाकिस्तान के आला सदर वफद ने मुलाकात की है चेयरमैन नेपरा से, और ये तमाम इश्यूज कैपेसिटी चार्जेस से लेके और जो बिजली की यूनिट्स का मामला है वो उनके सामने रखा है और उन्होंने एक टाइम उनसे लिया है, तो इंशाअल्लाह 1-8 दिन में इसको आपको रिप्लाई करेंगे। अच्छा सर, एक इल्ज़ाम और आयद किया गया है, अभी मेरी नज़र से गुजरा, कि ये कहा जा रहा है कि मज़ीद जो कंपनियां हैं उनको पैसे दिए जा रहे हैं कि आप बिजली पैदा ना करें। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि आप अगर ये इसमें सारी डिटेल्स मुख्तलिफ लोगों ने इसमें शेयर की हुई है कि आपको पता है कि 750 रुपए पर यूनिट खरीदा जा रहा है, किसी से 200 रुपए यूनिट खरीदा जा रहा है, किसी से 50 रुपए पर यूनिट खरीदा जा रहा है इन कैपेसिटी चार्जेस की वजह से। और ये कोई 40 खानदान है, फैमिलीज हैं, बिजनेस फैमिलीज जो ये ओन करती हैं आईटीपीज पाकिस्तान, तो उन्हीं की वजह से इस मुआहदे पर नजरसानी की जरूरत है। अच्छा नजम मिर्ज़ा साहब, देखा ही जाता है कि 100 यूनिट तक फला आपका बिल होगा, आपसे पर यूनिट ये चार्ज किया जाएगा। अगर आप 101 पर आते हैं तो सर कीमतें डबल हो जाती हैं, फिर आप 300 तक आते हैं तो सेम कांस्टेंट कीमतें, फिर 300 से ऊपर जाएंगे तो फिर जो है कीमतें वो भारी भरकम और डबल हो जाती हैं। तो सर इसकी रोकथाम के हवाले से एमक्यूएम क्या स्टैंस लेगी? एमक्यूएम ने ये स्टैंस इसीलिए लिया है कि देखें ये तो हम जो बिजली के बिल पे कर रहे हैं वो हमारा एक्चुअल पेमेंट है ही नहीं। हमारी एक्चुअल पेमेंट तो 8.5 रुपए के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन हम 60 रुपए के हिसाब से कर रहे हैं। जो इसकी मदर कॉज है या मदर रूट है वो कैपेसिटी चार्जेस है।
इंशाल्लाह ताला एमक्यूएम पाकिस्तान ने इस मसले को टेकअप किया है और वो इस कैपेसिटी चार्जेस को इंशाल्लाह ताला खत्म करा के जो नॉर्मल बिल है, ये स्लैब सिस्टम में भी उसमें खत्म हो जाएगा। ये स्लैब सिस्टम है ही इसीलिए कि कैपेसिटी चार्जेस को जस्टिफाई करने के। मैं जब 101 यूनिट स्पेंड करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी के, तो मेरे बिल की एक नौयत बिल्कुल अलग हो जाती है। तो ये कैपेसिटी चार्जेस का ही शाखसाना है कि अवाम जो है ज्यादा बिल देने पे मजबूर है। ठीक है नजम मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, सैर हासिल गुफ्तगू जारी थी और आज की एक अहम डेवलपमेंट है मरकज़ से, वफाक़ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से, जो है एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने बिजली की तकसीम के लिए मज़ीद कंपनियों को लाइसेंस देने का मुतालबा किया है और ये मुतालबा किया है चेयरमैन नेपरा से, और चेयरमैन नेपरा की जानिब से यकीन दहानियाँ भी करवाई गई हैं। देखना ये होगा कि सनतकार और आम आवाम जो है उनको कब तक ये हुकूमत रिलीफ फराहम करेगी। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी आज की अहम डेवलपमेंट के हवाले से, अहम मुलाकात के हवाले से। एमक्यूएम पाकिस्तान का वफ्द मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में चेयरमैन नेपरा से मुलाकात के लिए गया है और यकीन दहानियाँ भी करवाई गई हैं। अहलियान कराची के लिए ख़ासकर आवाज़ उठाई गई है, यहाँ के सनतकारों के लिए आवाज़ उठाई गई है, जबकि कोरंगी से हमें ये इत्तलात मिली थी। हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान नजम मिर्ज़ा साहब मौजूद थे। उन्होंने बताया कि 300 के करीब इंडस्ट्रियां जो है वो वहाँ से बंद हो गई। जमात इस्लामी इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है, ये जानने के लिए हमने रब्ता किया है। जमात इस्लामी के मोस्ट सीनियर रहनुमा हैं मिराजुल हुदा सिद्दीकी साहब। मिराज साहब, आपको सबसे पहले शो में वेलकम करेंगे। वेलकम जी, थैंक यू। मिराज साहब, चेयरमैन नेपरा से एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात हुई है, मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में वफ्द गया है जिसमें मज़ीद बिजली की तकसीम के लिए मज़ीद कंपनियों को लाइसेंस देने का मुतालबा किया है। सर, जमात इस्लामी इसके ऊपर अपना क्या मौक़िफ़ रखती है? क्या ये जो बिजली का मामला है इसके लिए जो है सब ने अलग अलग अपने प्लेटफॉर्म से जद्दोजहद करने के बजाय क्या एक प्लेटफॉर्म पर आकर जद्दोजहद करनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़? देखिए, हम तो कई साल से इस जद्दोजहद में लगे हुए थे और हमने इस हवाले से न सिर्फ धरने दिए हैं, जद्दोजहद की है, मुकदमात भी किए हैं, कोर्टों के अंदर गए हैं, नेपरा के अंदर अपेयर हुए हैं। और इस वक्त जमात इस्लामी IPPs के खिलाफ खास तौर पे जो मुआहिदे गुज़िश्ता 30 सालों के अंदर पाकिस्तान में किए गए और जिसमें अवाम को कुचल दिया गया, और जो एक यूनिट बिजली नहीं बना रहा उसको भी 30-30 अरब रुपए की अदायगी की जा रही है और कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर उनको ये पैसे दिए जा रहे हैं। सर, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट अवाम से वसूल किए जा रहे हैं। तो हम इस पूरे मसले के लिए इंशाअल्लाह 26 तारीख से इस्लामाबाद में धरने का आगाज कर रहे हैं। और जाहिर बात है कि ये जो मिली भगत पार्टियां हैं जो के इलेक्ट्रिक के बनवाने के अंदर भी अपना हिस्सा लेती रही और फिर के इलेक्ट्रिक के मजालिम के ऊपर उनको कभी भी कोई ख्याल नहीं आया, तो ये अलग मसला है, वो करते रहे अपनी जगह। लेकिन हम इंशाअल्लाह इसके लिए अवाम की आवाज बनकर इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर गूंज रहे हैं। और जिस तरह इस मर्तबा टैक्स लगाए गए हैं और काबीना के एक एक इजलास के अंदर 7 रुपए 8 रुपए बिजली के नर्ख बढ़ाए गए हैं, तो मैं ये समझता हूं कि ये वो जुल्म है, ज्यादती है, नाइंसाफी है, जिसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए जमात इस्लामी मैदान में सालों से मौजूद है। लेकिन इंशाअल्लाह इस मर्तबा हम 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का आगाज करेंगे। अच्छा सर, वफाक़ दारुल हुकूमत मरकज़ इस्लामाबाद में 26 तारीख से जमात इस्लामी धरना करने जा रही है। सर, किसी और सियासी या मजहबी जमात की जानिब से हिमायत का ऐलान किया गया है या फिर उनकी जानिब से शिरकत का जो है वो इंदिया दिया गया है? हमने तमाम आवाम को इस हवाले से कॉल दी है और जाहिर बात है कि ये जो बजट के बाद खास तौर पे महंगाई बढ़ी है, इस पर जमात इस्लामी का मौक़िफ़ जितना दो टोक है, जितना वाज़े है, जितना आवाम के मसाइल के हवाले से बहुत एविडेंट है,
मैं नहीं समझता कि दीगर सियासी जमातें इस तरीके से कोई एजेंडा रखती हैं, और खास तौर पर वो जमातें जो हुकूमतों के अंदर मौजूद हैं, जिनके मंशूर में ये बात शामिल थी कि वो अगर इख्तिदार में आए तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली के मिलेंगे। अगर सर, आप बिल्कुल, सर। पीपल्स पार्टी का मंशूर उठाकर बिल्कुल देखें, सर, अगर आप सबका मुस्लिम इंतखाबी लीग मंशूर नून यही का था। मंशूर उठाकर देखें, लेकिन अब वो इख्तिदार के अंदर भी मौजूद हैं और सिर्फ ये कहते हैं कि 200 यूनिट वालों को के नर्ख अभी नहीं बढ़ेंगे, 3 महीने के बाद बढ़ जाएंगे। इसके ऊपर भी टेलीफोन कॉल जब आप करें तो